दोस्तों, जब यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि क्या हम इंडिया में पेट्रोल और डीजल कार्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उनका जवाब था कि ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मोटी मोटी बात यह है कि कैसे हो कि हम पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट मुक्त एक ऐसी स्थिति में अपने आप को देखें। देखो, ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए मैं एक मिशन के रूप में, उद्देश्य के रूप में हर बार ये बात कहता हूँ, हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, पॉलिसी मेकर्स के इस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से हमें ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और ये केवल फॉसिल फ्यूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बायोफ्यूल्स और सस्टेनेबल एनर्जी के बाद रिमोट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इनका दूसरा मेजर कोर एरिया है। और ये सेक्टर भी आज एक के बाद एक बड़े माइलस्टोन अचीव कर रहा है। बीते 10 सालों में देश में 90,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे नेशनल हाईवेज और 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रोड्स बनाई गई हैं। और तो और, चाहे वो बांद्रा वर्ली सी लिंक हो या मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स हो, चाहे इंडिया का पहला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो या दिल्ली से मेरठ तक जाने वाला 14 लेन एक्सप्रेसवे हो या फिर जल्द ही आने वाला हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही क्यों ना हो, देश के ये सभी शानदार इंजीनियरिंग मार्वल्स दिखाते हैं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज बहुत तेजी से पेसअप कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के इन्हीं सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आज एक सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन विटनेस कर रहे हैं। साथ ही हम देश में इंप्लीमेंट किए जा रहे ऐसे कई रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इन सेक्टर्स में ये बदलाव ला रहे हैं। और इसके साथ ही हम एंड में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का रोल भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बिना और देर किए इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन रोड्स। दोस्तों, 2014 में देश में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ कुल 96,000 किलोमीटर थी और ये देश की टोटल रोड लेंथ का कुल 2% हिस्सा था। लेकिन ये 2% हाईवेज देश के 60% ट्रैफिक का बोझ झेल रहे थे और इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने देश में जल्द से जल्द इन हाईवेज की लेंथ को 2 गुना करने का टारगेट सेट किया। और ये पिछले 10 सालों में देश में 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज और 30,000 किलोमीटर की नई रोड्स तैयार करने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ इस बीच देश में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज को रिमार्केबल स्पीड के साथ तैयार किया गया है और आज इनमें से 30 एक्सप्रेसवेज एयरफोर्स प्लेन की लैंडिंग तक को सपोर्ट करते हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैं यूएस, यूरोप और दुनिया के कोने कोने में घूमकर आया हूं और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 खत्म होने से पहले आपको यूपी, बिहार और राजस्थान की रोड्स यूएस से भी बेहतर मिलेंगी। और दोस्तों, इसी एम को फुलफिल करने की दिशा में आज इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में चाइना को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और अब हम जल्द ही यूएस को पछाड़कर पहले नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में हमारे देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन का रेट मात्र 3 किलोमीटर पर डे ही हुआ करता था और वो इनके भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आज 30 किलोमीटर पर डे का फास्टेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन रेट बन चुका है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये देश में वर्ल्ड क्लास रोड एंड हाईवे नेटवर्क रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इनके सबसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स में एक सागर माला प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसके तहत इंडिया की ह्यूज कोस्टलाइन पर पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स देश के लोगों का टाइम बहुत बड़े स्केल पर सेव कर रहे हैं। और उदाहरण के लिए, दिल्ली से कटरा जाने में जहाँ पहले 10 घंटे लगते थे, वहीं अब यहाँ केवल 6 घंटे मात्र लगते हैं, यानी कि यहाँ पर अब टोटल 4 घंटे का टाइम बच रहा है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स के बारे में खुद नितिन गडकरी जी से सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा यूपीएससी समिट करने जा रहा है, जहां आपको मौका मिलेगा ना सिर्फ नितिन गडकरी जी से मिलने का, बल्कि और भी फेमस पर्सनालिटीज जैसे जयराम रमेश, सुहासिनी हैदर और वीवीएस लक्ष्मण जैसे डिग्नेटरीज भी यहाँ डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। और तो और, यहाँ आपको इंडिया के टॉप क्रिएटर्स जैसे नीतीश राजपूत और समदीश भाटिया को भी सुनने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। और दोस्तों, ये होगा 20 से 21 जुलाई को फ्री ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में एनरोल कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक रोड्स इन बॉर्डर रीजन। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रीजन्स की जहां रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के साथ साथ देश की सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन की। दोस्तों, अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ 19 टनल्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिनकी कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इनमें से एक इंपॉर्टेंट टनल 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोड टनल है, जिसकी कॉस्ट 2,680 करोड़ रुपए है।
ये टनल सोनामार्ग के टूरिस्ट टाउन को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पास द्रास टाउन में मिनी मार्ग तक एक 13 किलोमीटर लॉन्ग जोजिला टनल बनाई जा रही है और ये टनल कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच ऑल ईयर राउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर पड़ने वाला जोजिला पास हैवी स्नोफॉल के कारण विंटर्स में बंद रहता है, जिससे लद्दाख रीजन कश्मीर से कट ऑफ हो जाता है, लेकिन ये टनल इस कनेक्टिविटी को पूरे साल इंश्योर कर पाएगी। ये एरिया हमारे देश के लिए बहुत ही हाई स्ट्रैटेजिक वैल्यू होल्ड करता है और ये टनल इस रीजन के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिज्म के साथ साथ इमरजेंसी के समय में इंडियन आर्म फोर्सेज के जवानों और उनके गुड्स को इजी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर पाएगी, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये जोजिला टनल उनके कश्मीर को कन्याकुमारी तक कनेक्ट करने के सपने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। इसी के साथ ये देश में बॉर्डर्स पर 29 रोड कम एयर स्ट्रिप प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिनमें से 9 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी इमरजेंसी की सिचुएशन में इंडियन फोर्सेस के लिए वरदान साबित होंगी। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने 1748 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर हाईवे के 600 किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन के लिए 16,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए हैं और ये ग्रीनफील्ड हाईवे NH913 इंडिया, तिब्बत, चाइना और म्यांमार बॉर्डर के बहुत करीब रन करेगा और बहुत सी लोकेशंस पर इसकी कुल लेंथ 20 किलोमीटर होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि देश के बॉर्डर्स के पास कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देश की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, फास्टैग रेवोल्यूशन। दोस्तों, इनका अगला बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें फास्टैग के रूप में देखने को मिला। असल में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में टोल प्लाजास की वजह से होने वाले डिलेज एक बहुत बड़ी अड़चन बन रहे थे और साथ ही टोल प्लाजा से होने वाले रेवेन्यू फ्रॉड से सरकार को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था और इसी को टैकल करने के लिए फास्टैग लाया गया। इसको सबसे पहले 2014 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे के अहमदाबाद और मुंबई के बीच के हिस्से में पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया गया और जिसे 2014 में ही इस क्वाड्रिलेटरल के दिल्ली मुंबई आर्म और 2015 में चेन्नई बैंगलोर आर्म में भी एक्सपैंड कर दिया गया। और देखते ही देखते ये मॉडल इतना सफल हुआ कि 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी नेशनल हाईवेज पर फास्टैग का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया और नॉन फास्टैग यूजर से डबल टोल टैक्स लेने का प्रोविजन भी रखा गया। और देखते ही देखते जून 2022 में फास्टैग के टोटल टैक्स के डेली कलेक्शन का आंकड़ा ₹143 करोड़ पहुंच गया। दोस्तों, पहले हो रहे इन डिले से सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि रोड रेज जैसे सोशल इश्यूज भी बढ़ रहे थे और टोल प्लाजास पर अपनी व्हीकल को आगे रखने की जिद अक्सर कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती थी। लेकिन अब फास्टैग से ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है तो हाईवे ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी भी काफी बढ़ गई है। नंबर 4, ई-रिक्शाज एंड ईवी रेवोल्यूशन। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उनकी ईवी रेवोल्यूशन की, जिससे इस सेक्टर में ई-रिक्शाज उनकी वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी है। दोस्तों, एक इंसान का दूसरे इंसान को ढोना आज के दौर का सबसे इनह्यूमन एक्ट था। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग बाकी लोगों को रिक्शा से ढोते थे और इसी अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए ई रिक्शाज को लॉन्च किया गया और ये आज देश में एक सोशल अपलिफ्टमेंट का भी सिंबल बन गया है। 2022 में पहली बार ई रिक्शाज की सेल ने रेगुलर ऑटो रिक्शाज की सेल को पछाड़ दिया था और आज ये केवल बड़ी बड़ी सिटीज में ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही हैं। आज हमारे देश में 3 करोड़ ई रिक्शाज हैं और इस मैसिव ग्रोथ के पीछे बहुत से सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर जिम्मेदार हैं। एक तो ई रिक्शाज की अप फ्रंट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट नॉर्मल ऑटो के कंपैरिजन में काफी कम होती है और साथ ही ई रिक्शाज एनवायरमेंट के लिए भी वरदान साबित हुए हैं। यदि सीएनजी ऑटो को ई रिक्शा से रिप्लेस कर दिया जाए तो हर दिन 1036.6 टन और हर साल 3,78,357 टन ऑफ CO2 एमिशंस को रोका जा सकता है। और दोस्तों, ई रिक्शाज की सक्सेस के कारण आज की डेट में ई रिक्शाज इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का 83% हिस्सा फॉर्म करती हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ऑटोमोबाइल का फ्यूचर बनने जा रहा है। इसीलिए देश में इस रेवोल्यूशन को 3 व्हीलर्स के बाद अब बाकी व्हीकल्स में स्प्रेड करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इसीलिए देश में ईवीज की डीप पेनिट्रेशन के लिए अलग अलग फ्रंट पर काम किया जा रहा है और आज इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है और 2030 तक इसमें ईवी की सेल्स 50% एनुअल ग्रोथ रेट, 1 करोड़ एनुअल सेल्स और 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती हैं। इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्री के प्लेयर्स को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पुश किया जा रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अलग अलग लेवल पर देश में ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन को भी इंसेंटिवाइज कर रही है। साथ ही साथ वो ड्रोन्स और एविएशन इंडस्ट्री में भी फ्लेक्स फ्यूल या बायोफ्यूल को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया में बायो एविएशन फ्यूल 2 लाख करोड़ की इकॉनमी बन सकती है। और दोस्तों, इसको मुमकिन बनाने में एथेनॉल प्रोडक्शन एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है।
दोस्तों, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन में ब्रोकन राइस, शुगर केन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बैम्बू का यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स पर जीएसटी को 5% और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर जीएसटी को 12% तक रिड्यूस करने का भी प्रपोजल दिया है, जिसको अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर कर रही है। इसके अलावा एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडिया के इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने में क्या टेस्ला को भी इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पर उनका कहना था कि अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हम उनको वेलकम करते हैं, बट अगर वो चाइना या किसी और देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरह से कोई कंसेशन नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इन सब के जरिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिजिनस और पोल्यूशन फ्री बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नंबर 5, पीपीपी मॉडल। दोस्तों, इस सब के अलावा इन चीज़ों को मुमकिन करने में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का भी बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में एक बड़ी दिक्कत बजट की। दोस्तों, मिनिस्ट्री के एलोकेटेड बजट पर निर्भर रहकर ये सब मुमकिन नहीं हो सकता था। इसीलिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी ने अपनी इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को डेवलप किया और इससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी नेसेसरी फंड्स को जनरेट कर पाए। इस कॉन्सेप्ट को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ साथ मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स में भी अप्लाई किया गया और बाद में इसी मॉडल को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। दोस्तों, जब नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब भी वो बड़े बिल्डर्स को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देने के बजाय छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी एक्सेप्ट किया करते थे और उनका ये अनकन्वेंशनल अप्रोच भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। और दोस्तों, यहीं से हमारे लिए ये समझना बहुत अहम है कि आज इंडिया की जीडीपी का 4.8% शेयर रोड ट्रांसपोर्ट से ही आता है, जिसके भविष्य में और बढ़ने की उम्मीद है और यही वजह है कि अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत अहम होता जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर आज इंडिया सदी के जिस मोड़ पर खड़ा है, यहाँ से अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे देश के रोड्स और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बेशक एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं आएंगी और इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और जब ये दोनों नहीं आएंगे तो देश में रोजगार नहीं होगा और अगर देश में रोजगार नहीं होगा तो ना तो देश के लोग समृद्ध हो पाएंगे और ना ही देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हमारे देश को इस फील्ड में आगे बढ़कर लगातार नए माइलस्टोन सेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस लंबे डिस्कशन को पूर्ण विराम देते हैं और कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में और बिल्कुल मत भूलिए 20 और 21 जुलाई को अटेंड करना अनअकैडमी का यूपीएससी समिट, जहां आपको नितिन गडकरी जी जैसे ही और विजनरी लीडर से भी मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं ये वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।